इंडिया न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। सुबह के 8 बजने वाले हैं। वक्त हो गया सुपरफास्ट 100 का। अगले 22 मिनट में नजर डालेंगे 100 बड़ी खबरों पर और गणपति महोत्सव की शुभकामनाओं के साथ मैं हूं आपके साथ राजीव। शुरुआत करेंगे गणपति महोत्सव की खबरों से। मुंबई समेत देश भर में गणपति महोत्सव शुरू हो गए हैं। सुबह से मंदिरों में भक्तों का तांता लगा है। 10 दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव की तैयारियां जोरों पर हैं। मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में गणेश महोत्सव के मौके पर विशेष आरती हुई। दस दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव की जबरदस्त तैयारी भी देखी जा रही है। महाराष्ट्र के ठाणे में लालबाग के राजा का महल भी तैयार करने में सभी जी जान से लगे हुए हैं। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम कर दिए गए। मुंबई में 500 किलो बर्फ से एक अनोखे गणपति बनाए गए हैं। गणपति को खास तरीके से सजाने के लिए उसके आसपास बर्फ के पहाड़ का शेप भी दिया गया है। गणेश महोत्सव को लेकर हर तरह की तैयारी हो रही है। भगवान गणेश को भोग लगाने के लिए कई तरह के मोदक भी तैयार किए जा रहे हैं। जामनगर में एक व्यापारी ने 18 किस्म के मोदक तैयार किए हैं। वाराणसी के संकट मोचन मंदिर में बंदरों के लिए खास महाभोज का आयोजन किया गया। गंगा सेवा अभियान की तरफ से यह आयोजन हुआ, जिसमें बंदरों को फलों की दावत दी गई। नोएडा पुलिस ने केजरीवाल के कार्यकर्ता के केस में बड़ा खुलासा किया है। आरटीआई कार्यकर्ता चंद्रमोहन शर्मा ने मानसिक रूप से बीमार शख्स का शव कार में रखकर जला दिया था। वारदात को अंजाम देने के बाद चंद्रमोहन खुद की मौत का नाटक रचकर प्रेमिका के साथ बेंगलुरु भाग गया है। आरटीआई कार्यकर्ता चंद्रमोहन शर्मा ने मानसिक रूप से बीमार शख्स का शव कार में रखकर जला दिया था। वारदात को अंजाम देने के बाद चंद्रमोहन खुद की मौत का नाटक रचकर प्रेमिका के साथ बेंगलुरु भाग गया। आरटीआई कार्यकर्ता चंद्रमोहन की साजिश की परत दर परत पुलिस ने खोली। चंद्रमोहन ने सोचा कि अपनी जगह पर किसी और की लाश को गाड़ी में जला देने के बाद सब उसे मरा हुआ मान लेंगे, फिर उसे कोई पकड़ नहीं पाएगा। इसको मार के अपनी गाड़ी में डाल दूं तो सभी लोग सोचेंगे कि मेरी डेथ हो गई है और फिर मेरा कोई ट्रेस नहीं बचेगा, कोई ट्रेल नहीं बचेगा। उसके बाद मैं जो भी लाइफ लीड करना चाहूंगा वो लाइफ लीड करूंगा कहीं जाके। पुलिस ने जब चंद्रमोहन से पूछताछ की तो उसने एक और खुलासा किया। चंद्रमोहन ने बताया कि उसके पारिवारिक रिश्ते बेहतर नहीं थे, जिसकी वजह से उसने ऐसा कदम उठाया। पुलिस इंक्वायरी में सामने आया कि चंद्रमोहन ने 30 अप्रैल को ही अपनी साजिश को अमली जामा पहनाने का पूरा इंतजाम कर लिया था। उसने खौफनाक वारदात को अंजाम देने के लिए पेट्रोल 30 अप्रैल को खरीद लिया था। इसके बाद उसने अंसल प्लाजा के पास एक मानसिक रोगी को देखा था। चंद्रमोहन ने इस साजिश में अपने साले को भी शामिल किया और उसे मानसिक रोगी को अपने साथ लाने को कहा। इसके बाद दोनों ने मिलकर गला दबाकर उस रोगी को मार डाला। इसके बाद दोनों ने मिलकर मानसिक रोगी को अपनी गाड़ी में जला दिया, फिर वहां से बाइक लेकर निकल गए। इसके बाद चंद्रमोहन बेंगलोर चला गया। वहां से उसने अपनी गर्लफ्रेंड को फोन कर खुद के जिंदा होने की बात बताई। फिर दोनों ने मिलकर एक और प्लानिंग की। चंद्रमोहन 7 जून को वापस दिल्ली आया और अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर बेंगलोर चला गया। उसके बाद चंद्रमोहन ने अपने सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट्स पर अपना नाम बदला और बेंगलुरु में ही हिसार के नितिन शर्मा के नाम से होंडा कंपनी में काम करने लगा। उधर चंद्रमोहन की गर्लफ्रेंड की गुमशुदगी की रिपोर्ट उसके घर वालों ने 7 जून को कासना पुलिस में दर्ज करवाई थी। बाद में इसे किडनैपिंग में बदला गया। अगस्त की शुरुआत में लड़की के घर वालों को एक फोन आया कि उनकी बेटी को तिरुपति बालाजी में देखा गया है। इसके बाद पुलिस ने नंबर ट्रेस कर आरपुरम बेंगलोर के लिए अपनी टीम रवाना कर दी। पुलिस नंबर का पता लगाकर उस पीसीओ पर पहुंची तो पता चला कि होंडा कंपनी की ड्रेस पहनकर एक शख्स ने फोन किया था और उसे आसपास के इलाके में देखा गया है। पीसीओ में लगे सीसीटीवी फुटेज के जरिए पुलिस सच सामने लाने में जुट गई। पुलिस ने वहां नरसार की होंडा कंपनी पहुंचकर चंद्रमोहन उर्फ नितिन शर्मा को पकड़ा तो सारा मामला सामने आ गया। चंद्रमोहन के हाथ पर उसकी बीवी, बच्चे और खुद के नाम का बना टैटू देखकर पुलिस सारा माजरा समझ गई और उसे गिरफ्तार कर लिया। अब पुलिस चंद्रमोहन को कोर्ट में पेश कर उसकी रिमांड मांगने की तैयारी में है। पुलिस को उम्मीद है कि अभी इस पूरे मामले में कई और अनसुलझे पहलू हैं जो चंद्रमोहन से आगे की पूछताछ में सामने आ सकते हैं। रांची के निशानेबाज तारा शाहदेव केस में बड़ा खुलासा हुआ है। इंडिया न्यूज के मैनेजिंग एडिटर से रांची के एसएसपी प्रभात कुमार ने कहा कि तारा के पति रंजीत उर्फ रकीबुल ने इस्लाम धर्म कबूल किया था और नमाज भी पढ़ता था। वैसे देखें तो निकाह चुकी हुआ है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं, पर जो मैं शुरू से कहता आ रहा हूं कि इसका हम लोगों को कोई भी फॉर्मल या रिटर्न या किसी भी तरह का कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ अभी तक नहीं मिला। दरअसल पुलिस ने दावा किया कि रंजीत और रकीबुल ने शादी के पहले अपने इस्लाम धर्म के प्रति झुकाव के बारे में तारा शाहदेव और उसके परिवार को बताया था।
एक बात ये भी बताया गया है कि इस सारी बात की जानकारी इसने शादी के पहले परिवार वालों को भी दी थी, लड़की के परिवार वालों को भी, लड़की को भी इस बात की जानकारी थी। इंडिया न्यूज से खास बातचीत में रांची के एसएसपी ने यह भी कहा कि रंजीत और रकीबुल एक ही शख्स के 2 नाम है और 2 नाम से वो जीता था, लेकिन उसके दस्तावेज रंजीत सिंह कोहली नाम से ही है। स्थापित हो चुका है कि ये जो 2 नाम है वो एक ही आदमी का है और वो यही आदमी है। रकीबुल हसन के नाम से कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं मिला है, चाहे वो उनका ड्राइविंग लाइसेंस हो, चाहे वो बैंक अकाउंट हो, चाहे वो उनका पासपोर्ट हो। उधर तारा शाहदेव ने इस बात से इनकार किया है कि उसे शादी से पहले रंजीत के इस्लाम धर्म कबूलने के बारे में पता था। इंडिया न्यूज से तारा ने बताया कि कैसे इस्लाम कबूल करने के लिए उसे टॉर्चर किया जाता था। आप पर इस्लाम कबूल करने के लिए अपना नाम बदलने के दबाव डाला? बहुत बुरे तरीके से, जिस हद तक वो टॉर्चर कर सकते थे उस हद तक किया गया। भूखे रखते थे वो लोग, प्यासे रखते थे, बंद करके रखते थे, जितना मार सकते थे वो मारते थे, किसी से बात करने नहीं दी जाती थी, कुत्ते से वो लोग कटवाते थे। तारा शाहदेव ने इंडिया न्यूज से यह भी कहा कि उस पर इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए दबाव डाला गया, प्रताड़ित किया गया और ऐसी पिटाई की गई कि चलना फिरना भी दुश्वार हो गया। तारा शाहदेव का आरोप है कि रंजीत उर्फ रकीबुल को झारखंड के कुछ मंत्रियों और बड़े नेताओं का संरक्षण है, इसलिए मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। तारा शाहदेव ने इंडिया न्यूज से यह भी कहा कि रंजीत उर्फ रकीबुल लड़कियों का रैकेट चलाता था और बड़े लोगों तक लड़कियां सप्लाई करने का काम करता था। इन्हें आरोप लगाया है कि रंजीत सिंह कोहली रकीबुल हसन है, वो लड़कियों का एक नेटवर्क, एक नेक्सस चलाता है और उस नेक्सस नेटवर्क के जरिए यहाँ के रसूखदार लोगों के बीच में अपनी पैठ बनाए बैठे। जी, मैंने ये कहा है और ये सच है। और रांची के एसएसपी ने इंडिया न्यूज से कहा कि इस केस में जिन भी मंत्रियों और नेताओं का नाम आ रहा है उनसे जरूरत पड़ने पर पूछताछ की जाएगी। उन्होंने इस केस में सियासी दबाव की बात को भी खारिज किया। पूरे घटनाक्रम में कुछ बड़े लोगों का नाम जिस तरह से भी आया है तो वो अभी बहुत प्री मैच्योर है कहना, क्योंकि अभी हम लोगों को पूछताछ करना है। इनफॉर्मल वे में हम लोगों ने पूछताछ किया भी है। इंडिया न्यूज से खास बातचीत में तारा शाहदेव ने कहा कि वो अब रंजीत का नाम तक नहीं सुनना चाहती और उससे तलाक लेना चाहती है। आप चाहती हो कि आप तलाक लें और आप इंसाफ मिले? जी, मैं बिल्कुल चाहती हूँ कि मैं उस इंसान का नाम, जो मुझे जब बोलता है ना वो धर्म पत्नी, यहाँ पे लगता है मेरे, बस उस नाम को मुझे हटाना है अपने आगे से। उधर रंजीत उर्फ रकीबुल हसन और उसकी मां को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। रांची पुलिस ने रंजीत की डिमांड नहीं मांगी। इससे पहले रांची पुलिस इन दोनों को दिल्ली से लेकर रांची पहुंची थी। रांची में तारा शाहदेव के मामले की तरह ही लखनऊ में भी लव जिहाद का मामला सामने आया। यहाँ गोरखा रेजिमेंट में सिविलियन क्लर्क के पद पर काम करने वाले मुस्लिम युवक ने अपना धर्म छिपाकर हिंदू लड़की से शादी की और फिर जबरन उसका धर्म परिवर्तन कराया। पीड़ित का आरोप है कि खालिद नाम के युवक ने नासिक के एक मंदिर में हिंदू रीति रिवाज के साथ उसके साथ शादी की, बाद में जबरन उसका धर्म परिवर्तन करा दिया। पीड़ित ने लखनऊ के कैंट थाने में अपने पति और ससुराल के दूसरे लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। गाजियाबाद में भी पति पर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डालने वाले एक शख्स को गिरफ्तार किया गया। 24 अगस्त को आरोपी की पत्नी ने जबरन धर्म परिवर्तन कराने का मामला दर्ज कराया था। अलीगढ़ में वाल्मीकि समाज के 72 लोगों ने ईसाई धर्म छोड़कर एक बार फिर हिंदू धर्म अपना लिया। अलीगढ़ के असरोई में बाकायदा शुद्धिकरण समारोह का आयोजन किया गया। इन सभी ने 1995 में अपना धर्म बदलकर ईसाई धर्म को अपना लिया था। रेल मंत्री सदानंद गौड़ा के बेटे कार्तिक के रेप केस में मॉडल ने बड़ा खुलासा किया है। मॉडल ने कहा है कि वो कार्तिक के बच्चे की मां बनने वाली है। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने सदानंद गौड़ा के बेटे पर लगे आरोप को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जापान के लिए रवाना हो रहे हैं। पीएम का यह दौरा 5 दिन का होगा। मोदी के इस यात्रा के दौरान कई मसलों पर समझौते होने की उम्मीद है। जापान से मोदी का दोस्ताना काफी साल पुराना है। बतौर मुख्यमंत्री 2 बार जापान जा चुके हैं। मोदी की जापानी पीएम शिंजो आबे से पुरानी दोस्ती रही है। 2014 में जब शिंजो आबे भारत आए थे तो मोदी ने उनसे दिल्ली में आकर मुलाकात की थी। जापान रवाना होने से पहले पीएम ने जापानी में ट्वीट भी किया। हर परिवार में बैंक खाते के लिए जनधन योजना की शुरुआत हो गई है। पीएम नरेंद्र मोदी ने इस योजना की शुरुआत दिल्ली में की। 15 अगस्त को ही लाल किला से पीएम ने इस योजना का ऐलान किया था। जनधन योजना के तहत आर्थिक रूप से पिछड़े ऐसे लोगों के बैंक खाते खोले जा रहे हैं जिनके पास पहले से खाते नहीं हैं। साथ ही हर परिवार में 2 खाते खुलवाने का टारगेट है। जनधन योजना के तहत बिना पैसे का खाता खुल रहा है। साथ में डेबिट कार्ड और 1 लाख का दुर्घटना बीमा भी मिलेगा।
खाते खुलवाने के लिए अगर आपके पास आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, बिजली, टेलीफोन बिल, जन्म विवाह प्रमाण पत्र या किसी संस्था का परिचय पत्र होना चाहिए। अगर आपके पास ये दस्तावेज नहीं है तब भी जनधन योजना के तहत आपके बैंक खाते खुलेंगे, बशर्ते आप किसी सरकारी अधिकारी कर्मचारी का लिखा पत्र या फिर सरपंच की सिफारिशी चिट्ठी भी पेश कर सकते हैं। टीएमसी के एक विधायक ने बलात्कार की बढ़ती घटनाओं पर विवादित बयान दिया है। हालांकि बाद में उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने जागरूकता फैलाने के मकसद से ऐसा बयान दिया था। कुलदीप बिश्नोई की हरियाणा जनहित कांग्रेस आज अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। चंडीगढ़ में 12 बजे पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। इससे पहले कल मोदी सरकार बनने के बाद एनडीए में पहली फूट हुई। हरियाणा जनहित कांग्रेस ने बीजेपी से नाता तोड़कर जन चेतना पार्टी से हाथ मिला लिया। कुलदीप बिश्नोई ने बीजेपी को धोखेबाज पार्टी बताते हुए कहा कि ऐसी पार्टी के साथ गठबंधन जारी रखना गलत होता। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने 6 बार धोखा दिया और लोकसभा चुनाव में हमारी पार्टी को हराने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी, जैसे मैंने पहले कहा, इन्होंने 6 बार धोखे किए हैं। इनकी फितरत आज भी नहीं बदली। वी आर डंपिंग बीजेपी, वी आर ब्रेकिंग द अलायंस विद बीजेपी। हम एक ऐसी पार्टी के साथ खड़ा नहीं होना चाहते हैं जो धोखेबाज पार्टी हो, जो जनता के साथ अन्याय करे। बिश्नोई ने कहा कि उन्होंने जनचेतना पार्टी के प्रमुख विनोद शर्मा से गठबंधन की गुजारिश की थी, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। एचजेसी अध्यक्ष कुलदीप बिश्नोई ने यह भी कहा कि नया गठबंधन हरियाणा में सरकार बनाएगा। हरियाणा जनहित कांग्रेस पार्टी और हरियाणा जन चेतना पार्टी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। हमारा अलायंस रहेगा। ये अलायंस एक मजबूत अलायंस है हमारा, जो एंटी करप्ट लोगों के, एंटी गुंडा तत्व लोगों के और एंटी धोखेबाज लोगों के हमने एक ईमानदार अलायंस किया है। हरियाणा जनहित कांग्रेस के साथ गठबंधन होने के बाद जनचेतना पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने कहा कि इस गठबंधन के आगे कोई नहीं टिकेगा और हरियाणा में हमारी सरकार बनेगी। हम इस गठबंधन की सरकार बनाएंगे। सीटों के ऊपर, इतनी सीटों में हम लड़ेंगे, ये आपस में बैठ के हम फैसला करेंगे। इस गठबंधन के सामने दूसरी कोई पार्टी ठहर नहीं पाएगी। जनचेतना पार्टी के अध्यक्ष विनोद शर्मा ने कहा कि कुलदीप बिश्नोई बेहतर मुख्यमंत्री साबित होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हरियाणा की जनता भी चाहती है कि बिश्नोई ही सीएम बने। कुलदीप बिश्नोई एक अच्छे मुख्यमंत्री सिद्ध हो सकते हैं। भाजपा ने इनको मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाया था। हरियाणा की जनता का भी मेरा मानना है, यही फैसला है कि चौधरी कुलदीप बिश्नोई मुख्यमंत्री बने हरियाणा के। विनोद शर्मा ने ऐलान किया कि हरियाणा में एचजेसी और जनचेतना पार्टी की सरकार बनेगी और सरकार बनते ही हरियाणा सर्विस सिलेक्शन कमीशन को भंग कर इंटरव्यू सिस्टम खत्म किया जाएगा। हम अपने मैनिफेस्टो में भी आज इसकी घोषणा करते हैं कि जब सरकार बनेगी तो सबसे पहला काम ये होगा कि सर्विस सिलेक्शन कमीशन को खत्म किया जाएगा और इंटरव्यू सिस्टम को खत्म किया जाएगा। जनचेतना पार्टी के अध्यक्ष विनोद शर्मा ने यह भी कहा कि अधिकारियों को मिलने वाला वीजा फायदा बंद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आई तो अफसरों का एक्सटेंशन बंद होगा। कोई एक्सटेंशन नहीं होनी चाहिए, कोई किसी अधिकारी की रीएम्प्लॉयमेंट नहीं होनी चाहिए, किसी अधिकारी को कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे नहीं लेना चाहिए और किसी अधिकारी के साथ इस बात का वायदा नहीं होना चाहिए कि रिटायरमेंट के बाद या रिटायरमेंट से पहले उसको प्री रिटायरमेंट देकर अच्छे उन पदों पर उनको लगा दिया जाएगा। हरियाणा जनहित कांग्रेस के बीजेपी से अलग होने के बाद शिवसेना में भी बेचैनी शुरू हो गई है। आरपीआई के अध्यक्ष रामदास अठावले ने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात कर महाराष्ट्र में 8 सीटों की मांग की। साथ ही धमकी दी कि 8 सीटें नहीं मिली तो बीजेपी से नाता तोड़ लेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के दिवंगत नेता गोपीनाथ मुंडे की बेटी पंकजा मुंडे की संघर्ष यात्रा शुरू हो गई है। बीजेपी के नेता योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश उपचुनाव में बीजेपी के मुख्य प्रचारकों में शामिल किए गए हैं। कांग्रेस के महासचिव जनार्दन द्विवेदी ने पार्टी के अंदर बुजुर्ग नेताओं को लेकर बड़ा बयान दिया है। पूर्व कांग्रेस नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह ने राज्यसभा सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। हजारों करोड़ के शारदा चिटफंड घोटाला मामले में सीबीआई ने पश्चिम बंगाल, असम और महाराष्ट्र के 22 ठिकानों पर छापे मारे। दिल्ली में हिंदू महासभा के अध्यक्ष चक्रपाणी महाराज के खिलाफ ब्राह्मण समाज के लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया। चक्रपाणी पर ब्राह्मणों के लिए अपशब्द का इस्तेमाल करने का आरोप। 2007 के समझौता ट्रेन ब्लास्ट के आरोपी स्वामी असीम आनंद को जमानत मिल गई। सेंसर बोर्ड के निलंबित सीईओ राकेश कुमार को 31 अगस्त तक सीबीआई कस्टडी में भेज दिया गया है।
दिल्ली में 2 व्हीलर ड्राइव करते समय महिलाओं के लिए हेलमेट पहनना अब जरूरी हो गया है। भारत जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान से चर्चा करने को तैयार है। हालांकि भारत ने साफ कहा कि वो शिमला समझौता या फिर लाहौर घोषणा के दायरे में ही इस मुद्दे पर पाकिस्तान से बात करेगा। जम्मू कश्मीर विधानसभा में पाकिस्तान से बातचीत दोबारा शुरू करने को लेकर एक प्रस्ताव पास हुआ। सीज फायर उल्लंघन पर पीएम नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पहले पीएम कहते थे कि पाकिस्तान से नजर मिलाकर बात करेंगे, लेकिन अब तो उनकी नजर ही झुक गई। गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने चीन के साथ अरुणाचल विवाद को लेकर यूपीए सरकार पर हमला बोला। पश्चिम बंगाल के कुछ बिहार इलाके में कल्याणी और कालजनी नदियों में आए उफान के चलते हालात भयावह हो चुके हैं। कूच बिहार जिले के सैकड़ों गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। असम में भी बाढ़ का कहर जारी है। 20 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। असम के 20 बाढ़ प्रभावित जिलों के लगभग 2500 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने अरुणाचल के बाढ़ प्रभावित जिलों का दौरा किया। अरुणाचल दौरे पर पहुंचे रिजिजू ने बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वे किया। किरण रिजिजू 2 दिन के दौरे पर हैं और दोनों दिन बाढ़ से प्रभावित इलाकों का सर्वे करेंगे। हवाई सर्वे के पहले दिन केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने कई इलाकों का दौरा किया। जिन इलाकों का बाढ़ ने बुरा हाल कर रखा है, वहां जल्द से जल्द राहत पहुंचाने का वायदा किया गया। You're going to get lots of fun and lots of support also. Don't worry, I'm there as a representative of our state. So it will not be a problem. किरण रिजिजू ने भरोसा दिलाया कि केंद्र से अरुणाचल को हर मुमकिन मदद दी जाएगी ताकि जल्द से जल्द इन इलाकों में हालात सामान्य हो सके। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने बताया कि बाढ़ से राहत के लिए 2 चरणों में काम किया जाएगा। When we talk about the flood, is 2 parts. One is the immediate relief, what we are going to, release from the center. Another is the long-term reconstruction. That deals with various departments. मध्य प्रदेश के इंदौर में अतिक्रमण हटाने के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों में जमकर झड़प हुई। लोगों का आरोप है कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को लेकर उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया गया। प्रशासन का कहना है कि कॉलोनाइजर ने अवैध प्लाटिंग कर मकान बेचे। श्रीनगर में आंगनबाड़ी कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। फैजाबाद में एक मनचले रिक्शे वाले की लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। आरोप है कि यह रिक्शे वाला स्कूल से लौट रही कुछ छात्राओं के साथ छेड़खानी कर रहा था। पश्चिमी दिल्ली के नागलोई इलाके में सिगरेट का धुआं मुंह पर छोड़े जाने को लेकर हुए विवाद में एक शख्स की हत्या कर दी गई। दिल्ली में बिजनेसमैन का अपहरण करने के आरोप में पुलिस ने एक जिम ट्रेनर लेडी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक इन लोगों ने कारोबारी को किडनैप करने के बाद 50 लाख की फिरौती मांगी थी। दिल्ली से सटे साहिबाबाद में एक शख्स पर अपनी पत्नी का रेप करवाने का आरोप लगा है। पूर्वी दिल्ली के मधु विहार इलाके में एक नाबालिग के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया। पूर्वी दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों को पिलाए जाने वाले पानी में कॉकरोच मिला है। एमपी के भिंड में एक महिला पिछले 11 दिनों से अपने ससुराल की चौखट पर धरना दे रही है। भिंड के भियोना इलाके में रहने वाली सजनी ने आरोप लगाया कि उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया। एमपी के सागर में एक डीएसपी ने फांसी लगाकर जान दे दी। अमृतसर के रानेवाली गांव में हॉरर किलिंग का मामला सामने आया। आरोप है कि लड़की के पिता ने लड़की और उसके प्रेमी को मौत के घाट उतारकर लाश नहर में फेंक दी थी। मुंबई सिटी थाने के विरार में 3 छात्रों की मौत के मामले में पुलिस ने वगड़ा गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल के 2 टीचरों को गिरफ्तार किया है। आगरा में तंबाकू नहीं लाने पर स्कूल कैब के ड्राइवर ने एक छात्र को बुरी तरह पीट दिया। यूपी के चंदौली में एक महिला टीचर ने 11वीं के छात्र की बेरहमी से पिटाई करके उसका हाथ तोड़ दिया। राष्ट्रीय महिला आयोग के पूर्व अध्यक्ष बी मोहिनी गिरी के कुछ बदमाशों ने बुरी तरह पिटाई कर दी। मुंबई सिटी थाने के टिटवाला परिसर में हजारों आधार कार्ड कचरे में पड़े मिले।